तो नमस्कार यार, मैं विशाल यादव RJRM लर्निंग चैनल के माध्यम से हमारे आसपास के पदार्थ के लेक्चर 3 को डिस्कस करने आज हम जा रहे हैं। पिछले 2 लेक्चरों में हमने पदार्थ की अवस्थाओं तक एक लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। दूसरे लेक्चर में हमने उन पदार्थ के बदलाव का एक कारण पढ़ लिया था जो कि था तापमान परिवर्तन का प्रभाव। आज हम तीसरे लेक्चर में ये पढ़ने जा रहे हैं कि दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव है। दाब परिवर्तन का प्रभाव, इस चीज को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, तो देखते रहिए यार। दाब परिवर्तन का प्रभाव हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक बात हमको समझना जरूरी है कि जो भी हमारे अवस्थाएं थी, चाहे वो ठोस था, चाहे वो द्रव था और चाहे वो गैस थी, तीन की तीनों अवस्थाएं कणों से ही होती हैं। और जिसमें ठोस में कण पास पास होते हैं, द्रव में थोड़ी दूरी पे और गैस में कण और ज्यादा दूरी पे। तो अगर हमने कणों की दूरी को बदल दिया तो हमारी अवस्थाओं में बदलाव देखने को मिल जाता है। अब कणों की दूरी या तो हम तापमान बढ़ाने घटाने से बदल सकते हैं, या तो हम कणों की दूरी को दाब बढ़ाने और घटाने से बदल सकते हैं। तापमान बढ़ाने और घटाने से हम कणों की दूरी कैसे बदल सकते हैं, ये हमने पिछली लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि दाब घटाने या बढ़ाने से कैसे कणों के बीच की दूरी को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, जिससे, क्योंकि अगर दूरी घटा बढ़ा दी तो हमको जो अवस्थाएं उनमें परिवर्तन होते हुए दिख जाएगा। तो आइए, पिछली कक्षा में जब हमने पहले लेक्चर में आपसे बात की थी तो उसमें हमने आपसे ये बात की थी कि यार, जब हमने गैस अवस्था डिस्कस किया था तो हमने आपसे बताया था कि जो LPG होती है अपनी, जो CNG होती है अपनी, उनकी वॉल्यूम ज्यादा होती है, वो ज्यादा आयतन घेरती हैं, लेकिन उनको कम आयतन वाले बर्तन में स्टोर करने के लिए, रखने के लिए हमको उसको संपीड़ित करना पड़ता है, कंप्रेस करना पड़ता है। इसी वजह से हम ज्यादा वॉल्यूम वाली गैसों को, ज्यादा आयतन वाले गैसों को कम आयतन वाले बर्तन में स्टोर कर पाते हैं। इसका मतलब एक बात हमको समझ में आ जाती है, जो हम इस उदाहरण से भी देख सकते हैं। एक उदाहरण भी ले लेते हैं जो उस संपीड़न वाले को और अच्छे से क्लियर कर देगा आपको। एक सिलेंडर ले लीजिए, उसमें कुछ गैस भर दीजिए। ये लो जी, गैस भर दिया, दिखाते हैं। ये गैस है जो दूरी दूरी पे फैली पड़ी है। इस सिलेंडर पे लगा दीजिए गैस के ऊपर पिस्टन। क्या लगा दीजिए? ये पिस्टन। ये तो हो गई अपनी सिलेंडर। और ये हो गया अपना पिस्टन। दोनों चीजों को देखिए, ये सिलेंडर हो गया, ये पिस्टन हो गया, उसमें ये भरी हुई है अपनी गैस। गैस के कण दूर दूर पड़े हुए हैं। अब हमने क्या काम किया कि इस पिस्टन को दबाना चालू किया, ये जो ऐसे प्रेस करना चालू किया, कंप्रेस करना चालू किया इस पिस्टन को। जब हमने कंप्रेस करना चालू किया तो इस सिलेंडर में अब ये जो गैस थी, इस सिलेंडर में अब ये जो गैस थी वो कंप्रेस होने की वजह से कम दूरी में आ गई, तो इनका घनत्व तो ज्यादा हो गया। पिस्टन हमने नीचे की तरफ ये दबा दिया जी, जो पिस्टन पहले ऊपर था हमने उसको ये नीचे कर दिया, तो ये और नीचे आ चुका है। लेकिन हम अभी भी नहीं माने, हम अभी भी इस पिस्टन को लगातार दबाए जा रहे हैं। और ज्यादा दबाएंगे तो क्या होगा? और ज्यादा अगर हम इस पिस्टन को दबाएंगे तो ये पिस्टन और नीचे आएगा, और जो हमारी गैस थी वो और ज्यादा कम जगह पे स्टोर हो जाएगी, इसका घनत्व और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यार, हमने दाब बढ़ा के, दाब माने क्या होता है? दाब माने होता है प्रेशर। तो हमने दाब बढ़ा के क्या काम कर लिया? हमने दाब बढ़ा के कणों के बीच की दूरी को घटा दिया। ये देखिए, जैसे जैसे हमने दाब को बढ़ाया वैसे वैसे कणों की दूरी धीरे धीरे कम होती हुई दिख रही है। कण एक पास इकट्ठा हुए होते दिख रहे हैं। और अगर ये तो हमने दाब बढ़ा के किया, और अगर हम दाब घटा देते तो जो कण ये इतनी दूरी में थे वो और ज्यादा दूरी में फैल जाते दाब कम करने से। यानी कि अगर हम दाब को देख लें, दाब बढ़ाने पर जो कण होते हैं वो दूर चले जाते हैं, सॉरी,
दाब बढ़ाने पर जो कण होते हैं वो पास आ जाते हैं, और घटाने पर दाब घटाने पर जो अपने कण होते हैं वो दूर चले जाते हैं। ये तो दाब की बात हो गई यार, कि हमको अगर दाब बढ़ा देंगे तो कण पास पास आ जाएंगे, और दाब को घटा देंगे तो ये कण और दूर चले हुए जाए। अगर दाब को घटा देते तो क्या होता, घटा देते तो कुछ ऐसा हमको देखने को मिलता। ये तो अपना सिलेंडर था, दाब घटाया यानी कि पिस्टन और ऊपर खींच लिया, तो जो गैस पहले कम आयतन में फैली हुई थी, अब वही गैस अब ज्यादा आयतन में फैल जाती है और उसकी घनत्व कम हो जाती। दाब घटाने पे ये हमको देखने को मिल गया, ये बात हमको समझ में आ गई। अब यार अगर हमारी दूरी घट रही है कणों के बीच की, तो जाहिर सी बात है कि अगर हमको गैस से द्रव में जाना है और द्रव से ठोस में जाना है, तो हमको कणों के बीच की दूरी को घटाना है। और अगर कणों के बीच की दूरी को घटाना है, कणों के बीच की दूरी को घटाना है, कणों के बीच की दूरी को घटाना है, तो दाब बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि दाब बढ़ाने पर कण पास में आ जाते हैं। तो अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो कण पास में आ जाएंगे और जो गैस है वो अपनी द्रव में परिवर्तित होते हुए हमको दिख जाएगी। इसका मतलब अगर हमको कणों को पास लाना है, यानी कि गैस से द्रव में जाना है और द्रव से ठोस में जाना है, तो दाब को बढ़ाना पड़ेगा। वहीं अगर हमको ठोस से द्रव में जाना है, यानी कि कणों के बीच की दूरी को बढ़ाना है, तो हमको दाब घटाना पड़ेगा। ये लो जी, दाब घटा दिया, पिस्टन को ऊपर खींच लिया, तो जो कण थे वो दूर दूर फैल गए। यानी कि अगर हमको कणों के बीच की दूरी को बढ़ाना है तो हमको दाब घटाना पड़ेगा, और अगर कणों के बीच की दूरी को घटाना है तो दाब बढ़ाना पड़ेगा। दोनों उल्टा है, अगर दूरी घटाना है तो दाब बढ़ाइए, दूरी बढ़ाना है तो दाब घटाइए। चलिए जी, इतनी बात हमको समझ में आ गई। पिछली कक्षा में हमने तापमान की भी बात आपसे कर ली थी कि तापमान कैसे कणों के बीच की दूरी को घटाता बढ़ाता है। तो एक बात हमको समझ में आ गई थी यार, कि अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और अगर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। इसका मतलब अगर हमको कणों को दूर ले जाना है तो तापमान बढ़ाना पड़ेगा। तापमान बढ़ाने पे कण दूर चले जाते हैं, और तापमान घटाने पे कण, तापमान घटाने पे, कोल्ड करने पे बताया था पिछले कक्षा में, कण पास पास आ जाते हैं। अब एक बात हमको समझ में आ गई कि अगर हमको कणों की दूरी को घटाना या बढ़ाना है तो दो चीजें हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। पहला तो दाब है और दूसरा है तापमान। तो एक बात आपको क्लियर कट समझा देता हूं कि अगर हमको द्रव से गैस में जाना है, इससे इसको कन्वर्ट करना है, यानी कि ये जो गैप है उसको बढ़ाना है, तो अगर हमको गैप बढ़ाना है तो दाब का क्या करना पड़ेगा, दाब घटाना पड़ेगा। ठोस से ये द्रव से गैस में जाने के लिए, इस स्टेट में जाने के लिए जब हमको कणों के बीच की दूरी घटाना है तो दाब घटाना पड़ेगा। ये दाब की बात हो गई कि दाब घटाना पड़ेगा, क्योंकि दाब घटाएंगे तो कण दूर दूर चले जाएंगे। और जो तापमान है, तापमान बढ़ाना पड़ेगा। ये अच्छा पॉइंट है। आपकी एनसीईआरटी भी इस बात को लिखती है कि अगर हमको द्रव से गैस में परिवर्तन करना है तो हमको दाब घटाना पड़ेगा और तापमान को बढ़ाना पड़ेगा। इतनी सी बात हमको समझ में आ गई यार। और उसका उल्टा कर दीजिए, अगर आपको यहां से यहां आना है, यानी कि गैस से द्रव में आना है, तो दूरी को घटाना है। अगर दूरी को घटाना है तब क्या करना पड़ेगा, दूरी को घटाना है तो दाब बढ़ाइए, तो दाब बढ़ाइए और तापमान घटाइए, क्योंकि तापमान घटाएंगे तो ठंडा होगा तो पास पास आएगा। दाब बढ़ाइए और तापमान घटाइए, ये बात है जी। ये हमको कन्वर्जेंस ऐसे यहां पे भी हो जाएगा। इस केस में आप खुद करके देख लें, कणों को दूर ले जाना है तो क्या करना होगा और कणों को पास में ले जाना है तो क्या करना होगा। ये हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे आप ठोस से गैस में कन्वर्जन की बात कर लें, चाहे द्रव से गैस में कन्वर्जन की बात कर लें, चाहे ठोस से द्रव की कन्वर्जन की बात। बस एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखना है
कि कब कणों के बीच की दूरी को बढ़ाना है और कब कणों के बीच की दूरी को घटाना है। अगर आपको यह पता रहा कि इस यहां से यहां जाने पे दूरी बढ़ रही है कणों की, तो आप सीधा सीधा कह दोगे यार दूरी बढ़ रहा है तो जो दाब है उसको कम कर दो और जो तापमान है उसको घटा दो। तो दाब कम कर दो, तापमान घटा दो, दूरी बढ़ जाएगी, तो हमको ठोस से द्रव में कन्वर्जन मिल जाएगा। यानी कि ये सारा चीज अब आप समझ गए। अब जो एनसीईआरटी आपकी दूसरी बात करती है वो एक अच्छी चीज बताती है कि शुष्क बर्फ क्या चीज होती है। चलिए, दाब परिवर्तन का प्रभाव हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें जो आपकी एनसीईआरटी दूसरी बात बोलती है वो एक अच्छी चीज बोलती है, शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ के बारे में, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ड्राई आइस, शुष्क बर्फ। अब यार ये ड्राई आइस क्या चीज है? अच्छा एक बात बताओ, जो गैस होती हैं, जो गैस क्योंकि वो ज्यादा दूरी में फैली होती हैं, तो अगर हमको उनको सॉलिड में लाना है, जो गैस होती हैं उनके कण दूर दूर पे हैं, उनको अगर हमको ठोस बनाना है, गैस को सॉलिड बनाना है, ठोस बनाना है, तो कणों को पास लाना पड़ेगा। इसका मतलब फिर से आप देखिए, अगर गैस के कण दूर दूर हैं, उनको पास में लाके ठोस में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? कण दूर हैं, पास में लाना है। दाब बढ़ाइए तो कण पास में आएंगे और तापमान घटाइए, तापमान घटाइए। ये केस है, ये अपने गैस में से सॉलिड के कन्वर्जन की बात अगर हम कर लें तो ऐसे दाब बढ़ाने पे और तापमान घटाने पे जो अपना गैस है वो डायरेक्ट ठोस में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसा ही कुछ होता है अपने CO2 के लिए। CO2 एक गैस है, तो वो जाहिर सी बात है उसके कण दूर दूर पड़े हैं, उनको उसको अगर हमको ठोस में कन्वर्ट करना है, CO2 अगर एक गैस है, उसको हमको गैस को ठोस में परिवर्तित करना है, ठोस में परिवर्तित करना है, ठोस CO2 में, तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है दाब बढ़ाना पड़ेगा। आपकी एनसीईआरटी यही बात लिखती है कि हमारा जो ठोस CO2 होता है, उस ठोस CO2 को रखने के लिए, बचाए रखने के लिए हमको बहुत ज्यादा दाब लगाना पड़ता है। यहां से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि यार हमको ज्यादा दाब लगाना क्यों पड़ रहा है। आखिर ये बात हम समझ गए कि यार अगर हमको ठोस CO2 बना के रखनी है, क्योंकि CO2 तो गैस है, लेकिन हमको ठोस रूप में रखना है तो दाब को बहुत ज्यादा बढ़ा के रखना पड़ेगा। हमारी एनसीईआरटी यही बात लिखती है कि अगर हमको CO2 को रखना है तो हमको दाब बढ़ा के रखना पड़ेगा। इसका मतलब जो हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो तो 1 atm का है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमारा वायुमंडलीय दाब है वो 1 atm का है। तो हमको बहुत ज्यादा दाब बढ़ाना, हम तो बहुत ज्यादा दाब बढ़ा दिए। अब अगर हम बहुत ज्यादा दाब बढ़ा दिए, इसका मतलब 1 atm से बहुत ज्यादा दूर चले गए, और अगर हम 1 atm पे प्रेशर को ला देते हैं, दाब को ला देते हैं, तब क्या होगा? तब हम प्रेशर कम कर दिए। सोचिए, हम दाब बढ़ा के इस स्थिति को मेंटेन किए हुए थे, लेकिन अगर हमने दाब घटा के 1 atm पर ला दिया तो जो हमने ठोस की बात की थी ना, वो ठोस रह ही नहीं जाएगा, वो फिर से गैसीय रूप में आ जाएगा, क्योंकि अब तो दाब अपने नॉर्मल रूप पे आ गया है। जो ठोस ये थी वो अधिकतम दाब पे थी, जब हमने दाब घटा के नॉर्मल कर दिया, 1 atm कर दिया, जो कि हमारा वायुमंडलीय दाब है, तो जो ठोस CO2 थी वो बदल चुकी है गैसीय CO2 में। और यही कन्वर्जन होता है हमारे ठोस CO2 से गैसीय CO2 को, गैसीय CO2 में डायरेक्ट। इसको हम लोग हिंदी में ऊर्ध्वर पातन भी बोलते हैं। अरे यार मार करने चल रहा, इसको क्या बोलते हैं जी हिंदी में? ऊर्ध्वर पातन। जो अपनी ठोस CO2 थी वो डायरेक्ट गैस CO2 में परिवर्तित हो जाती है जब दाब को घटा दिया जाता है, अपने नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे ला दिया जाता है। यही कारण है क्योंकि ठोस CO2 दाब घटा देने पर वो डायरेक्ट गैसियस CO2 में परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए हम लोग इसको एक नाम देते हैं जो कि है शुष्क बर्फ। तो शुष्क बर्फ क्यों कहा, ये बात समझे? क्योंकि दाब घटाने पर हमारी ठोस CO2 वो गैसियस CO2 में परिवर्तित हो जाती है, इसीलिए हम इसको शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। ये शुष्क बर्फ के इस नाम से इसी वजह से जानी जाती है। तो हम शुष्क बर्फ के बारे में भी जान गए। दाब परिवर्तन, अगर हमको
ठोस से द्रव और द्रव से गैस में परिवर्तन करना है, या फिर द्रव से ठोस और ठोस से गैस से द्रव और द्रव से ठोस में आना है, तो भी हमको क्या करना पड़ेगा, वो बात सारी बातें हम समझ गए। शुष्क बर्फ हम समझ गए, सॉलिड CO2 यानी कि ठोस CO2 के बारे में हम समझ गए, और ठोस CO2 को बनाए रखने के लिए हमको क्या कंडीशन, क्या आवश्यकताएं हैं, वो भी हम समझ गए, कैसे कैसे ये होता है, ये सारी बातें हम समझ गए। चलिए जी, चलिए अब एक पॉइंट हमारा अगला आता है, वो अगले पॉइंट को ध्यान से समझिएगा जी, कन्वर्जन, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। द्रव यानी कि लिक्विड, ये चीज, और द्रव यानी कि लिक्विड, उसके बाद ठोस यानी कि सॉलिड, ये बात, और यहां पे लिख देते हैं गैस, जिसको अंग्रेजी में भी गैस ही बोलते हैं। तीनों का कन्वर्जन करना है। अगर हम ठोस से द्रव में जाने की बात करते हैं, यानी कि अच्छा इनके कण भी मैं बना देता हूं ताकि आपको थोड़ा और आसानी हो जाए। ठोस के कण, अरे यार ये मार्कर मेरा नहीं चल रहा असल में। ठोस के जो कण है वो पास पास हैं, द्रव के कण थोड़ा सा दूरी पे हैं, और जो गैस के कण हैं वो बहुत ज्यादा दूरी पे हैं। हमको ठोस से जाना है द्रव पे, यानी कि कणों के बीच की दूरी को बढ़ाना है। दूरी को बढ़ाना है तो तापमान बढ़ाइए और दाब घटा दीजिए। तो इसको हमने कहा था, आपको बताया था दूसरे लेक्चर में, इसको कहते हैं संगलन, याद हो आपको तो, संगलन, जिसको अंग्रेजी में फ्यूजन बोलते हैं। चलिए ये तो अपना हो गया ठोस से द्रव। आइए द्रव से गैस जाने की बात कर लेते हैं, कि अगर हम द्रव से गैस में चले गए तब क्या होगा। अगर हम द्रव से गैस में चले गए तो फिर से हमने कणों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया, फिर हमको तापमान फिर से बढ़ाना पड़ेगा और दाब फिर से घटाना पड़ेगा। तो अब इस चीज को कहते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं जी, वाष्पीकरण, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन क्या है, जब लिक्विड द्रव अपने बॉइलिंग पॉइंट पर, अपने क्वथनांक पर गैस में परिवर्तित हो जाता है तो उसी को बोलते हैं वाष्पीकरण। ये बात हम समझ गए। ये एक चीज और देख लेते हैं, अगर हम ठोस से सीधे गैस में जाने की बात करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, कल ही आपको बताया था, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वर पातन, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वर पातन, ये बात, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। ये कन्वर्जन हमको आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हमसे पूछेगा, बताइए हमको ठोस से द्रव में परिवर्तन को क्या बोला जाता है और ये कैसे पाया जाता है, तो ये सारी बातें आपको अच्छे से आनी चाहिए। चलिए उल्टा भी कर लेते हैं, अगर हम द्रव से ठोस में आने की बात करते हैं तब इसको क्या कहते हैं, द्रव लिक्विड स्टेट है, उससे सॉलिड स्टेट में आ गए, तो हमने बर्फ को फ्रिज में रख के जमा दिया, इसको कहते हैं जमना। क्या कहते हैं जी, जमना, ठीक है, अंग्रेजी में फ्रीजिंग बोलते हैं। चलो यहां से भी उल्टा चलते हैं, अगर हम गैस से वापस लिक्विड में पहुंच गए तो गैस से लिक्विड में जाने, फिर से देखो, फिर कणों की दूरी को घटा दिया, तो दूरी घटा दिया तो दाब बढ़ाइए और तापमान घटा दीजिए, तो कणों के बीच की दूरी घट जाएगी। दाब बढ़ाइए और तापमान घटाइए, इसको बोलते हैं संघनन, संघनन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ये बात। आइए एक चीज और देख लेते हैं, अगर हम गैस से ठोस में आने की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं डीसब्लिमेशन या फिर डिपोजिशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं जी निक्षेपण। तो ये हो गया अपना दाब परिवर्तन का प्रभाव। हमने देख लिया कि दाब परिवर्तित होने की वजह से कैसे पदार्थ की अवस्थाएं बदलती हैं, और ये हमने ये सारी बातें देख ली कि यार दो बातें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, कि अगर कणों के बीच की दूरी को बढ़ाना है तब क्या करना पड़ेगा, और अगर कणों के बीच की दूरी को घटाना है तब क्या करना पड़ेगा। ये मैं लिख भी देता हूं। इस केस में जब हमको कणों के बीच की दूरी को बढ़ाना है
जब दूरी को बढ़ाना है तो तापमान बढ़ाना पड़ेगा और दाब घटाना पड़ेगा। वहीं जब हमको दूरी को घटाना है तो तापमान घटाना पड़ेगा और तापमान घटाना पड़ेगा और दाब बढ़ाना पड़ेगा। ये दोनों बातें ध्यान रहेंगी तो आप आसानी से समझ पाओगे कि कैसे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाती है और उल्टा भी उसके कैसे होता है। चलिए यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है, इसके आगे वाष्पीकरण अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए RJRM लर्निंग, बढ़िया फर्स्ट क्लास पढ़ते हुए NCERT, हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। कहीं कोई डाउट है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उसके जवाब देने के लिए आपको परस्पर उपलब्ध रहेंगे।